नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। चलिए आज के इस खास कार्यक्रम नए रणक्षेत्र में जीत की जंग में बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां आज बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के दूसरे राज्यों में लगातार चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव तीसरे चरण में ही खत्म हो चुके हैं और तभी से छत्तीसगढ़ के नेता दूसरे राज्यों में धुआंधार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष किरण देव सिंह, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप, संगठन महामंत्री पवन सहाय और संजय श्रीवास्तव जैसे बड़े नेता उड़ीसा और झारखंड के प्रवास पर हैं। उधर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जीत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर कांग्रेस के दूसरे नेता भी दूसरे प्रदेशों में सक्रिय हैं। इन नेताओं की कोशिश यही है कि जिन भी क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करने जाएं, वहां उनकी पार्टी को अधिक से अधिक समर्थन मिले। कहीं ना कहीं इसका असर इन नेताओं की पोजीशन पर भी पड़ने वाला है, इसलिए दूसरे राज्यों में भी ये नेता जी जान से मेहनत कर रहे हैं। उड़ीसा में भाजपा के निशाने पर बीजू जनता दल है, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के निशाने पर भाजपा है। उड़ीसा में भाजपा के नेता अपनी पार्टी की अच्छी पोजीशन का दावा कर रहे हैं, तो उधर उत्तर प्रदेश में भूपेश बघेल जैसे नेता महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इन नेताओं के चुनाव प्रचार में से इनके राजनीतिक दलों को कितना फायदा मिलता है। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुनते हैं। जिस तरह से उड़ीसा में मैं 4 दिन रहा, दोनों मौसेरे भाई बीजेपी और बीजेडी दोनों से जनता त्रस्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी की सरकार के 10 साल के कार्यकाल से जनता त्रस्त हो चुके हैं। महंगाई, बेरोजगारी, अन्य मुद्दों को लेकर त्रस्त हो चुके हैं। वहीं 25 साल जो वहां लगातार बीजेडी की सरकार से उड़ीसा की जनता त्रस्त हो चुकी, इसलिए इस समय उड़ीसा में जबरदस्त कांग्रेस का माहौल है और इस समय लोकसभा सीटें भी उड़ीसा में ज़्यादा जीत के आएंगे और विधानसभा भी इस समय ज़्यादा जीत के। चाहे वो धान के 3100 रुपये प्रति क्विंटल का भाव हो, महतारी वंदन योजना हो, ऐसी योजनाओं की खासी चर्चा उड़ीसा में है। उड़ीसा में परिवर्तन की हवा चल रही है। इस बार उड़ीसा में भी डबल इंजन की सरकार बनने वाली है। तो दोनों ही पार्टियों की प्रतिक्रियाएं भी आपने सुनी और दोनों ही पार्टियों का ये दावा भी है कि जिस भी राज्य में या जिस भी प्रदेश में पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं, चुनावी प्रचार कर रहे हैं, वहां पर जनता का वो मूड बदल रहे हैं और जनता से समर्थन की मांग कर रहे हैं। दोनों ही पार्टियों का दावा है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह के नतीजे आएंगे, उसी प्रकार के नतीजे अन्य राज्यों में भी पार्टी को मिलेंगे। खैर, 4 जून को स्पष्ट होगा कि आखिरकार किस राज्य से किस पार्टी को कितना समर्थन जनता ने दिया है और आज इसी पर खास चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले उस पैनल से आपका परिचय करा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता ममता साहू हमारे साथ जुड़ गई हैं, इधर कांग्रेस प्रवक्ता आशीष यदु हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनादि टीवी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे नागेंद्र जी आपके साथ में। छत्तीसगढ़ में तो दोनों ही पार्टियों ने दावा किया कि इस बार छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें हम अपने पाले में करेंगे। खैर, 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा कि जनता ने किसे समर्थन दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ से सटे हुए राज्य की अगर बात कर लेते हैं, उड़ीसा की अगर हम बात करें, तो उड़ीसा में हम देख रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी लगातार प्रचार प्रसार वहां पर तेज कर रही हैं। और हाल ही में आज ही की बात करें तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उड़ीसा पहुंचे। अलग अलग उन्होंने क्षेत्रों में अपनी सभा की, वहां पर हमने उनकी सभा भी सुनी थी जब वो भाषण दे रहे थे। ये कह रहे थे कि इस बार बीजेपी की सरकार उड़ीसा में बनने वाली है। क्या लगता है आपको कि दोनों ही पार्टियां जिस तरह से प्रचार कर रही हैं अपने नजदीकी क्षेत्रों में या नजदीकी राज्यों में, कितना बदलाव हो पाएगा? देखिए, राजनेताओं का भरसक प्रयास रहता है कि वो अपनी बातों को, अपने विचार हैं उनको आम जनता के पहुंचाएं। खास तौर पे उन्होंने जो अपने राज्यों में जिस तरीके का काम किया है, कर दिखाया है, या जिस तरीके की उनकी योजनाएं हैं जिस पे उन्हें अच्छा प्रतिसाद मिला है, उसका प्रचार प्रसार दूर तक हो और आम जनता उनके उस अनुभव को समझे। साथ ही वो ऐसी बहुत सारी मिसाल भी उदाहरण के साथ उनके सामने लाते हैं कि उन्होंने अपने राज्य में ये चीज करी, पिछली सरकार ने यहाँ ये गलतियां करी थी। तो स्वाभाविक रूप से इन सारी चीजों को लेके वो विचार मंथन करते हैं और जब आम पब्लिक से मिलते हैं जनसभाओं के दौरान, तो वो अपनी पूरी बातों को स्पष्ट तौर पे यही समझाने की कोशिश करते हैं और अपने पार्टी के पक्ष में मत दिलाने का पूरा प्रयास करते हैं। और मुझे लगता है कि
तमाम राजनीतिक दल इसी तरीके की कवायद करते हैं। अभी हम ये सिलसिला देख रहे हैं कि प्रदेश से बीजेपी के भी जो नेतागण हैं वो आसपास के राज्यों में दौरा कर रहे हैं लगातार। और जहां यहाँ अभी हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ से पुरंदर मिश्रा अगर उड़ीसा जा रहे हैं तो वो उड़ीसा भाषा में, ओडिया भाषा में वहां के लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं और यहाँ की छत्तीसगढ़ की बहुत सारी योजनाओं के बारे में उनको जानकारी दे रहे हैं ताकि वहां के लोग समझ सके। इसी तरीके से कांग्रेस के भी जो नेता हैं, दीपक बैज भी अभी गए थे, उन्होंने भी धुआंधार प्रचार किया। प्रदेश के अन्य नेतागण भी जहां जहां उनको भेजा जा रहा है वहां लगातार प्रचार कर रहे हैं और अपने पार्टी के पक्ष में जनमत को करने का पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि दोनों ही पार्टी लगातार भरसक प्रयास तो कर ही रही हैं, लेकिन 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार जनता ने किसे समर्थन दिया है और किसे नफा किसे नुकसान हुआ है। 4 जून को स्पष्ट होगा। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा ममता जी आपसे रहेगा। छत्तीसगढ़ में तो पार्टी ने दावा भरा और खूब दावे भी किए कि इस बार छत्तीसगढ़ में सभी 11 सीटें बीजेपी जीत रही है। हालांकि दावे कितने असरकारक होंगे, दावे कितने सही साबित होंगे, 4 जून को ये साफ हो जाएगा। लेकिन उड़ीसा में जिस तरह के दावे खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं, विष्णुदेव साय का आज ही हम सुन रहे थे भाषण, जब वे उड़ीसा पहुंचे थे तो भाषण दे रहे थे। क्या रणनीति इस बार रहने वाली है उड़ीसा में? देखिए, छत्तीसगढ़ में निश्चित ही हम 11 से 11 सीट में जीतेंगे, क्योंकि मोदी जी की गारंटी, यानी कि गारंटी पूरा होने की गारंटी है, जिस पर जनता ने विश्वास किया। और उसी तरह उड़ीसा में भी हम पूरी सीट जीतेंगे। डबल इंजन की सरकार से विकास होता है, ये जनता जान चुकी है। वहाँ बीजू सरकार ने, जो नवीन पटनायक की सरकार ने कुछ भी नवीन नहीं किया उड़ीसा में। 24 साल से वो मुख्यमंत्री रहे, वहाँ बीजू जनता दल ने राज किया। किंतु आप देखेंगे कि उड़ीसा प्राकृतिक संसाधन के रूप में तो बहुत ही धनवान है, बहुत ही प्राकृतिक संपदा भरी हुई है, किंतु उसके जस्ट अपोजिट वहाँ की जनता गरीब है। वहाँ आप देखिए काला हांडी को कैसे कांग्रेस और बीजू जनता दल की देन थी, जो साबित था, जिसको माननीय मोदी जी ने किसी तरह राष्ट्रीय राजमार्ग देकर, रेल परियोजना से जोड़कर उनको विकसित किया। और इस तरह मोदी जी की जो योजना है, जिससे लाभान्वित हुए हैं उड़ीसा के लोग, और वो समझ चुके हैं कि ये कांग्रेस है और ये बीजू जनता दल है जो भुलावे की सरकार है, और उसके भुलावे में अब नहीं आएंगे, क्योंकि एक लंबा समय उन्होंने देख लिया है और डबल इंजन की सरकार जनता चाहती है। और उसमें छत्तीसगढ़ के भी लोग, हमारे माननीय पवन साय जी हों, चाहे माननीय पुरंदर मिश्रा जी हों, बृजमोहन अग्रवाल जी हों, संजय श्रीवास्तव जी हों, वहां जाकर जमे हुए हैं उड़ीसा में और अपना रणनीति बनाए हैं। और जिस स्ट्रेटजी से वो लोग काम कर रहे हैं, हमारी महिला मोर्चा की टीम भी उड़ीसा गई है, हरियाणा गई है, उसी तरह वहां जिस स्ट्रेटजी से काम कर रहे हैं, अब की बार 400 पार, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां आने वाली है। आपने कहा कि इस बार जनता त्रस्त हो चुकी है और मुद्दों की भी आपने बात छेड़ी थी कि जो वर्तमान वहां सरकार है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, जनता त्रस्त है। आपसे पूछना चाहूंगी मैं कि किन मुद्दों को लेकर बीजेपी इस बार चुनावी मैदान में उतरी है उड़ीसा में? किन मुद्दों को आधार बनाया गया है, या फिर सिर्फ मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है? बिल्कुल, वहाँ विकास को मुद्दों को आधार बनाया गया है। वहाँ गरीबी बहुत ज्यादा है। वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधनों का, जैसे कि एल्यूमिनियम है, लोहा है, देश को मिल रहा है। देश हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था में यदि आई है तो उसमें भी एक देन उड़ीसा का रहा है, किंतु उड़ीसा के लोगों को वहाँ की सरकार ने बिल्कुल भी विकास नहीं किया और गरीबी का मुंह देखना पड़ा। उसी तरह जैसे कि कांग्रेस ने माननीय राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का जिस तरह से अपमान किया है, वो सब आदिवासी समाज का अपमान किया है, पूरे उड़ीसा प्रांत का अपमान किया है, और वहाँ की जनता समझ चुकी है। और उसी तरह जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना लाई गई है, उसी तरह उड़ीसा में भी लाया जाएगा। 3100 रुपए धान का जो क्विंटल देने की बात हुई है छत्तीसगढ़ में और दिया जा रहा है, आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में 5 महीने में पूरे हमारे प्रमुख वादे
चाहे किसानों को लेकर हो, महिलाओं को लेकर हो, गरीबों को लेकर हो, युवाओं को लेकर हो, उन्होंने उसे पूरा किया है। और मोदी की गारंटी को उन लोग भी विश्वास कर रहे हैं और इसी मुद्दों को लेकर उड़ीसा में भी यह मुद्दा को ठीक है, यानी कि जमीन से जुड़े हुए ही मुद्दे इस बार आधार रहेंगे, ये आपका कहना है। ठीक है, चलिए कांग्रेस की ओर रुख कर लेते हैं। आशीष जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा जो पहला सवाल मेरा ममता जी से था कि क्या रणनीति, किस रणनीति के साथ आप चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि अगर हम बीते कुछ चुनाव हम देख लें तो कांग्रेस वहां पर बहुत ही कमजोर रही है तुलनात्मक बीजेपी के। इस बार क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, ये जो लोकसभा का चुनाव उड़ीसा में होने जा रहा है उसमें उड़ीसा की जनता निश्चित रूप से बदलाव चाहती है देश में, क्योंकि बेरोजगारी जिस स्तर पर उड़ीसा में भरी हुई है और जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है वहां की जनता का पूरा विश्वास उठ चुका है केंद्र की सरकार से। गरीबी, बेरोजगारी ये प्रमुख मुद्दे होंगे वहां पर जब जनता वोट देने जाएगी। साथ ही साथ देखना होगा कि जिस तरीके से 5 महीने में हमारे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद लोगों को सहना पड़ा। देखिए, बिजली बिल आधा था, वो वापस से पूरा कर दिया गया। युवाओं का बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया गया। सीधा सीधा कल परसों की घटना है जब हम लोगों ने देखा कि खुलेआम हत्या कर दी गई कांग्रेस पार्टी के नेता की बीजापुर में। साथ ही साथ जो कानून व्यवस्था बिगड़ते जा रही है छत्तीसगढ़ में, उसका असर उड़ीसा में देखने को जरूर मिलेगा कि उड़ीसा की जनता, छत्तीसगढ़ 5 महीने में जो छत्तीसगढ़ की जनता नाराज है उसका असर उड़ीसा में होगा। हमारे कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता अब उड़ीसा में है और उड़ीसा में जाकर लोगों को एक एक बात बता रहे हैं कि किस तरह से छलावा किया गया छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ, वैसा छलावा उनके साथ ना हो। इसलिए पूरी जोर शोर से कोशिश की जाएगी कि कांग्रेस पार्टी दम से चुनाव लड़े और बेहतर प्रदर्शन करे उड़ीसा में। ठीक है, रायबरेली की बात कर लेते हैं, चूंकि भूपेश बघेल रायबरेली में इस वक्त चुनावी प्रचार कर रहे हैं और उन्होंने रायबरेली से कई विपक्षी जो बीजेपी है, बीजेपी पर कई करारा प्रहार भी उन्होंने रायबरेली से किया था। जानना चाहूंगी मैं आपसे आशीष जी कि जो बड़े नेता हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, उन्हें अन्य राज्यों की जब जिम्मेदारी दी गई है, वहां पर प्रचार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बर्डन भी है कि अगर प्रचार ठीक से नहीं किया और नतीजे नतीजे अगर उस सामने नहीं आए जिस तरह की उम्मीद थी, तो क्या लगता है आपको कि क्या छवि भी डैमेज होगी? क्योंकि भूपेश बघेल पहले से ही कई सारे आरोपों में भी घिरे हुए हैं, उनके ऊपर कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। अब ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर दे दी गई है अन्य राज्य की, वहां पर वो करेंगे क्या उनकी इमेज अगर नतीजे उस उम्मीद के मुताबिक नहीं आ पाए? देखिए, भूपेश बघेल जी हमारे प्रदेश के मुखिया रहे हैं और निश्चित रूप से बेहतरीन लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर है और इसी वजह से पार्टी उन्हें बार बार अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार और चुनाव मैनेजमेंट के लिए भेजती है। और देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनकी छवि धूमिल होगी, ऐसी बात है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि लीडरशिप, जब चुनाव हम लड़ते हैं तो चुनाव में कई चीजों का ध्यान रखना होता है, कई सारी बातों का कार्यकर्ताओं को बताना बहुत जरूरी होता है, जिन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम चुनाव को जीत सकते हैं। उनके अनुभव का लाभ लेने के लिए कांग्रेस पार्टी उन्हें अक्सर दूसरे राज्यों में और महत्वपूर्ण सीटों पर काम करने के लिए भेजती है और वो अपना 100% देकर उस पर काम करते हैं और निश्चित रूप से हार जीत परिणाम जो है दूसरी। आशीष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी, हेलो जी। मजबूती से चुनाव लड़ते हैं और भूपेश बघेल जी सारे आरोपों से घिरे होने के बावजूद मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि भूपेश बघेल जी को जैसे तैसे फंसाया जाए, चाहे वो ईडी वाला मामला हो, चाहे वो चुनाव आयोग की FIR हो, हर एक मुद्दे पर उन्हें घेरने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन छवि तो धूमिल होती है ना आशीष जी, इस बात से तो आप भी इनकार नहीं कर सकते, छवि तो धूमिल होती है ना। और अगर मान लीजिए पार्टी के दिग्गज लीडर की छवि धूमिल हो गई तो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान तो झेलना पड़ सकता है। देखिए, भूपेश बघेल जी जनता के नेता हैं और जब जब भारतीय जनता पार्टी ने उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की है तब तब वो उभर कर आए और तब तब मजबूती उन्होंने पार्टी को दी है। और जैसा क्या उभर के आए, क्या छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार आई है, क्या यही है उभर के आना? 100% क्या देंगे? ईडी का मामला देंगे, आपने लोगों को मामला देंगे और जनता का विश्वास जीतने में आप सफल रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर आगामी लोकसभा, जो पिछला चुनाव अभी छत्तीसगढ़ में लोकसभा में हुआ है, आप देख लीजिएगा कि निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़कर आ रही है और
भाजपा भारतीय जनता की सीटें कम हो रही है और बड़ी तादाद आप में कम। देख लीजिएगा 4 जून को मोदी की गारंटी की पूरा हो रहा है कि क्या हो रहा है, आप देखेंगे 100% बोल रहे हैं भूपेश बघेल जी, जहां जहां गए हैं वहां वहां से चुनाव हारे हैं, ये तो सभी लोग देखे हुए हैं। और ईडी में उनका जो आया महादेव ऐप घोटाला का जो आया, ये सर्वविदित है। और अब सभी ईडी की तो बात ऐसी है कि आपने ईडी और सीबीआई को एक्सटॉर्शन करने के लिए इस्तेमाल किया। जहां जहां ईडी ने रेड मारी, वही कंपनियों ने आपको इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसे दिए। ऐसी कंपनियां जिन पर ईडी की रेड पड़ती है और 1 महीने बाद वो हजारों करोड़ की चंदे देती है भारतीय जनता पार्टी को। तो ईडी की बात तो जनता भी अब समझने लगी है कि ईडी का किस तरीके से दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में। आप बताइए कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर ईडी का चार्ज लगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता सारे के सारे साफ सुथरे? आपने वॉशिंग मशीन बना दी है। आप जैसे हमारे जो भ्रष्ट है आरोप लगाते हैं, उन नेता को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करते हैं, फिर उन नेता को क्लीन चिट दे देते हैं। आप बताइए जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं भ्रष्टाचारी नेता, क्या उनके ऊपर ईडी कार्रवाई कर रही है क्या? शामिल हो रहे हैं, लेकिन जो भ्रष्ट है वो सब तो सामने आएगा। आप क्यों भ्रष्ट लोगों को अपनी पार्टी में ले रहे हैं? आप सारे भ्रष्टाचारियों को बलात्कारियों को अपनी पार्टी में क्यों ले रहे हैं? दर्द हो रहा है और इसीलिए सारे विरोधी एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि वो खा नहीं पा रहे हैं। पूरा देश एकजुट हो रहा है, पूरा देश एकजुट हो रहा है नरेंद्र मोदी को हराने के लिए। ठीक है, गठबंधन की बात की है, ठीक है, गठबंधन की जो बात करें, ममता जी मेरा आपसे इसी पर एक सवाल है, ममता जी मेरा आपसे इसी को लेकर एक सवाल है। गठबंधन की जो आपने बात की, इंडिया अलायंस तो फिलहाल देश भर में एकजुट होकर चुनाव लड़ ही रहा है। उड़ीसा की मैं एक बार फिर से बात करना चाहूंगी। खबर ये थी राजनीतिक गलियारों में कि इस बार बीजेपी और बीजेडी गठबंधन करने वाला है, लेकिन अभी जो वर्तमान परिवेश है, दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। क्या ये खबर सच थी? और सच थी अगर, तो गठबंधन क्यों नहीं हुआ? देखिए, गठबंधन की बात ये तो ऊपर राष्ट्रीय स्तर के नेता लोग बात करेंगे। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की नेत्री हूँ और इसलिए राष्ट्रीय स्तर के लोग बात करेंगे, इस पर मेरा बोलने का हक नहीं बनता है। बाकी जो राष्ट्रीय इनका जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन को पूरा देश जान रहा है और इतने मीम्स भी तैयार हो रहे हैं और देश की जनता भी जान चुकी है कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं और जो देश के विरोधी हैं, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, उनको नहीं पच रहा है और वो एक ही जुट हो रहा है और धर्म के नाम पर लोगों को भड़काना भारतीय जनता पार्टी का काम है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि जनता जान चुकी है। जनता को कब तक बेवकूफ बनाएंगे? कितना झूठ बोलेंगे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, ये भी जनता जान चुकी है। नोटबंदी फेल हुई, जीएसटी फेल हुई, काला धन वापस नहीं आया, शॉर्ट पार्ट सिटी नहीं बनी, गंगा साफ नहीं हुई, लोगों को 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला, कुछ भी एक भी वादा नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया पूरा नहीं हुआ। इनके सारे नेता जेल में हैं, जितने गठबंधन वाले हैं, कितने भ्रष्ट हैं। पूरे इन लोग देश की संपदा को लूटने के सिवाय और कोई काम नहीं किया है। मुख्यमंत्रियों को जेल डालकर ये सोचते हैं कि चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन जेल से निकलकर जब सुप्रीम कोर्ट जेल दे रहा है, जेल से निकलकर ये नेता आएंगे, ग्राउंड पर उतरेंगे और नरेंद्र मोदी को हराएंगे। आपने कितने लोगों को जेल में डाल दिया, कितने लोगों को जेल में डालने की कोशिश कर ली, लेकिन आप याद रखिएगा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और इस बार देश की जनता नरेंद्र मोदी को जवाब जरूर देगी। सबूत मांगती है और जो जिनके पास गवाही है, सबूत है, जिन्होंने भ्रष्टाचार तो किया, बताइए कि ईडी में आपने जितने लोगों को जेल में डाला है, उसमें से कितने लोगों को आशीष जी, इस प्रकार से चर्चा नहीं हो पाएगी, चर्चा सार्थक हमारी नहीं हो पाएगी इस तरह से। आशीष जी, मेरा सवाल मैं आपसे ले लेती हूँ। आप एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, चूंकि मैं देख रही हूँ काफी देर से कि लगातार आरोप और प्रत्यारोप, तो देखिए अब चुनावी वक्त है जो चलता ही रहेगा। मेरा आपसे ये सवाल है, इंडिया अलायंस की जो बात की जा रही है, बीजेपी के पास एक लीडर है, एक चेहरा है, जिस चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। इंडिया अलायंस की अगर हम बात कर रहे हैं, जो देश भर में एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है, इंडिया अलायंस के पास क्या कोई एक बड़ा चेहरा जिसके बलबूते इंडिया अलायंस चुनाव लड़ रहा हो? क्या कोई एक चेहरा है? क्योंकि तमाम, हम किसी भी राज्य में जाएं, किसी भी प्रदेश में जाएं, हर पार्टी का एक चेहरा होता है, एक बड़ा चेहरा होता है जिस पर वो चुनाव लड़ती है। विपक्षी पार्टियों का या फिर तमाम जो लोग हैं उनका ये आरोप रहता है कि कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है, कांग्रेस चेहरा विहीन है। देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ एक ही चेहरा है। ना उनके पास किसी राज्यों में कोई चेहरा है,
न किसी जिले में कोई हमारे नेता पास है, तो न चेहरा मैं भारतीय कांग्रेस जनता की पार्टी। बात कर रही हूँ, नहीं है। आशीष जी मैं कांग्रेस की बताता बात हूँ, कर रही हूँ, इंडिया फिलहाल इंडिया गठबंधन- अलायंस की बात कर रही हूँ मैं। इंडिया अलायंस में इंडिया अलायंस के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी को चुना गया है अभी के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, कि वो उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। और चुनाव एक लोकतंत्र व्यवस्था से लड़ने के बाद जो भी नेता होगा वो इंडिया अलायंस का चेहरा होगा। देखिए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने बिना आपके चेहरे पास के तो चुनाव लड़ा चेहरा था। ही नहीं है, आपके पास तो चेहरे ही नहीं है। सर भारतीय देखिए, जनता पार्टी आप के लोगों पास ने तो है। हजारों करोड़ों रुपए लगाकर राहुल गांधी की छवि को दबाने की, खराब करने की जो कोशिश की, वो कोशिश अब नाकाम साबित हो गई है। आज जिस तरह से राहुल गांधी मीडिया में, जिस तरह से राहुल गांधी देश से चल रहे हैं, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी, उन्होंने न्याय यात्रा करी, और निश्चित रूप से राहुल गांधी देश का एक ऐसा चेहरा है जो बात है। देश में भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ का नाम शर्मसार किया कि कोई सरकार कैसे चलाती, मतलब महादेव है, मैडम देखिए, अगर कोई आरोप सिद्ध हो जाएगा, साबित हो जाएगा, तो आप निश्चित रूप से आरोप लगाइएगा। आपके पास, आप लोगों ने सीजी स्पेक्ट्रम पोल घोटाला कितने आरोप लगाए थे कांग्रेस पार्टी पर? क्यों आपने किसी भी पार्टी में किसी भी मामले में सजा नहीं दिलाई? क्यों ऐसा हुआ कि आपने जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उन सारे भ्रष्टाचार के आरोपों में एक भी अपराधी आपने घोषित नहीं किया, एक भी अपराधी को कोर्ट ने अपराधी नहीं माना। जिसने घोटाला किया वही तो डर रहे ना, चाहे आपके ढेबर हो, अनवर ढेबर हो, चाहे हम डर नहीं रहे, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। डरने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जिन लोगों को आप डरा पा रहे हैं, जिन लोगों को जेल जाने की धमकी दे पा रहे हैं, जिन लोगों को आप खरीद पा रहे हैं, वो लोग अब भारतीय जनता पार्टी में हैं। हम नहीं डर रहे। जो लोग आज कांग्रेस पे खड़े हैं वो सत्य के साथ खड़े हैं। वो ऐसे लोग हैं जो आखिरी दम तक कांग्रेस के साथ नहीं छोड़ेंगे। आशीष जी मेरा एक सवाल का और जवाब दीजिएगा। बीजेपी एक नारे के साथ चल रही है कि अब की बार 400 पार एनडीए के साथ। आपसे मैं जवाब लेना चाहूंगी कि इंडिया देखिए, वो तो अभी अलायंस इस हमारी बार प्रवक्ता जी ने कितनी कहा कि सीटों अब का की बार दावा कर रही है? 400 सीटों में तो कांग्रेस ने लड़ा ही नहीं है। दीदी ने कहा कि अब की बार 400 पार, लेकिन अब इनका कोई बड़ा नेता 400 पार कहता हुआ रैली और सभाओं में दिखाई नहीं दे रहा है। काफी दिन से ये जो है, एक हफ्ते से 400 पार की बात आशीष जी हमने मैं सुनी आपकी नहीं बात गई। कर रही हूँ, इंडिया की बात कर रही हूँ, मैं इंडिया अलायंस की बात कर रही हूँ। कितना दावा भर रही है इंडिया अलायंस इस बार, कितनी सीटों का? देखिए, इंडिया अलायंस सीटों के संख्या पर जो है भविष्यवाणी करने वाली अलायंस नहीं है। हम मजबूती से सारी जगह चुनाव लड़ रहे हैं। आकलन तो होता है ना आशीष जी, बताइए, आकलन बता तो रहा एक हूं होता है ना। मैं आपको विश्लेषण करके बता रहा हूँ। हमारी सीटें 4 से 5 सीटें छत्तीसगढ़ में बढ़ेंगी जरूर। हमारी सीटें उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है, बिहार में हमारी सीटें बढ़ रही है, हरियाणा में भी हमारी सीटें बढ़ रही है। नंबर नहीं है कोई आपके पास। साउथ में जितनी सीटें हमारे पास थी वो सीटें बढ़ेंगी। सीटें बढ़ेंगी। ठीक है। एक अंतिम सवाल नागेंद्र जी मैं आपसे लेना चाहूंगी। उड़ीसा पे मैं एक बार फिर से, जहां से चर्चा की शुरुआत की थी वहीं मैं चर्चा की समाप्ति भी करना चाहूंगी। उड़ीसा का मैं एक बार फिर जिक्र करूंगी कि उड़ीसा में जिस तरह से हमने देखा कि अगर हम बीजेपी की ओवरऑल बात करें तो देश भर में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हर भाषण में तमाम जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं, वो राम मंदिर का जिक्र अवश्य करते हैं और राम मंदिर के मुद्दे को भुनाने की कोशिश भी पूरी की जा रही है। लेकिन उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा में जिस तरह से हमने देखा कि गठबंधन की पहले बात चली, फिर उसके बाद गठबंधन नहीं हो पाया और अब जब बीजेपी वहां पर तुलनात्मक बीजेडी के तुलना में थोड़ी सी कमजोर साबित जरूर होती है। जब देश भर में राम मंदिर का मुद्दा गूंज रहा था जनवरी में, उस समय उड़ीसा में जगन्नाथ का मुद्दा गूंज रहा था। जय जगन्नाथ के जय घोष चल रहे थे। जगन्नाथ कॉरिडोर का वहां पर निर्माण होना शुरू हुआ। क्या आपको लगता है कि क्या बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को उतना ही भुना पाएगी या फिर उतना मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा उड़ीसा में उतना असरकारक होगा जितना अन्य राज्य या प्रदेश में है? बिल्कुल नैन्सी जी, आपने बिल्कुल सही चीज कही। उड़ीसा भी एक तरीके से आप इसे देवभूमि कह सकते हैं। इस क्षेत्र के लोगों के अंदर धार्मिक भावना है। जगन्नाथ प्रभु की यहाँ कृपा है इस भूमि पे, क्योंकि तमाम प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद छत्तीसगढ़ जो है और उड़ीसा, ये दोनों का क्षेत्र जो है वो मुझे लगता है कि जगन्नाथ कृपा का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पे आता है। यहाँ की जो फसलें होती हैं वो भी मुझे लगता है कि बरसात और वहाँ के जो कोस्टल एरिया से जो बादल हमारे यहाँ आते हैं, और एक तरीके से आप ये भी समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ का काफी बड़ा इलाका जो है वो उड़ीसा से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो प्रवृत्तियां हैं, आम आदमियों में, जनमानस में एक दूसरे से मिलना
और हमारे छत्तीसगढ़ का भी जो एक बड़ा क्षेत्र है इनको सपोर्ट करता है, चाहे वो व्यापारिक मामले में हो चाहे हम अन्य क्षेत्रों में। और उड़ीसा के लोगों में एक खास चीज है कि वो थोड़ा सा उनकी चेतना जो है राजनीतिक रूप से भी वो काफी समृद्ध है, और वो उनका स्टडी का भी जो लेवल हम मानते हैं भारत में, तो वो कहीं से पिछड़ते नहीं है। उनके कुछ जिले जो मुझे लगता है कि वन क्षेत्र जहाँ पे बहुत ज्यादा है, और कुछ क्षेत्रों में जहाँ पानी की व्यवस्था ठीक से नहीं है नदियों में, तो वो स्वाभाविक रूप से वहाँ सूखा पड़ता है। कालाहांडी जैसे क्षेत्र जो है वहीं पे थोड़ा सी दिक्कत है। अदरवाइज मुझे लगता है कि उड़ीसा जो है वो समृद्ध क्षेत्र है तमाम। और मुझे ये भी लगता है कि नवीन पटनायक जो है वो एक काफी सुलझे हुए नेता है। वो अपने प्रदेश की बिल्कुल नागेंद्र जी, खैर देखने वाली बात रहेगी ये कि किस तरह से पार्टियां अब उड़ीसा में अपना प्रदर्शन करेंगे और उड़ीसा की जनता किस पर भरोसा जताएगी। ना सिर्फ उड़ीसा बल्कि देश भर में जो दावे दोनों ही दल कर रहे हैं इस वक्त, चाहे बीजेपी हो या फिर चाहे इंडिया अलायंस हो, दोनों ही दलों के जो दावे हैं आखिर वो दावे की धरातल पर कितने सही साबित होंगे। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया। और नए रण क्षेत्र में जीत की जंग चूंकि लगातार जारी है, अभी भी लोकसभा के 4 चरण बाकी हैं और अन्य राज्यों में लगातार जिन राज्यों में जो चुनाव संपन्न हो चुके हैं उन राज्यों के जो बड़े लीडर्स हैं वो अन्य राज्यों में जा रहे हैं, वहां पर प्रचार कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि अब ये नई रणनीति आखिरकार कितनी कारगर साबित हो पाएगी और जनता कितना समर्थन उन लीडर्स को देती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।